This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें तो अगर हम पिछले कैलेंडर ईयर की बात करें तो पिछले कैलेंडर ईयर में जो मुनाफा रहा था बैंकिंग सेक्टर का 199 अरब रुपये का रहा था और रिटर्न ऑन इक्विटी बाय एंड लार्ज ये कोई अराउंड 25.8%, कोई 26% के करीब। अच्छा, अब बजट आया और बजट आने के बाद जो डिस्कशंस वगैरह हुई तो उसमें पीबीए की बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने कहा कि जी बजट बड़ा अच्छा है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, ज़्यादा जो फोकस रखा गया है वो ज़रूरी शोबे पे और बरामदात पे रखा गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अहम सेक्टर है जिसको निगलेक्ट कर दिया गया है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर जो 2015 की बात करें तो 2015 में 121 अरब रुपए के टैक्सेस बैंकिंग सेक्टर ने दिए और साथ ही साथ 105 अरब रुपए के विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को दे दिए। अब एक इतना बड़ा सेक्टर ख़ास तौर पे हम अगर बात करें तो टैक्सेस के हवाले से उसको पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने कहते हैं कि जी इग्नोर किया गया। सुपर टैक्स की बात करें तो दूसरे टैक्स पेयर्स पे सुपर टैक्स जो वन टाइम है 3% और बैंकिंग सेक्टर पे 4%। ये क्यों? और फिर अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जब हम कहते हैं कि जी विदहोल्डिंग टैक्स तो टोटल डिपॉजिट्स में अगर मैं इस कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीने की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसमें देखूं तो समवॉट हमने डिक्लाइन देखी है, ज़्यादा नहीं लेकिन 0.6% की अगर डिक्लाइन है टोटल डिपॉजिट्स में तो इसकी वजूहात क्या है? ओवरऑल देखें तो जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की हम अक्सर बात करते हैं वो भी अभी अगर इस वक्त हम देखें तो 619 अरब रुपए के नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं बैंकिंग सेक्टर के। अब ओवरऑल आज हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में ये जो तमाम चीज़ें हैं इसका इम्पैक्ट जो रवां कैलेंडर ईयर है, रवां बैंकिंग ईयर है, इस पर क्या पड़ेगा। और प्रॉफिट तो अभी तक हम देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 52-53 बिलियन रुपीज़ है तो ये तो समवॉट बेहतर है, लेकिन मज़ीद परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात करेंगे। इसी वजह से में आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये वेलकम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रॉफिट तो अगर पिछले हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो उसमें भी हमें बेहतर लग रहा था 199 अरब रुपये, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लोग कहते हैं कि जी अगर आप देखें तो प्रॉफिट एज सच हमारा इतना ख़ास नहीं है जैसे कि बातें की जाती हैं। ठीक है, हमारे एसेट्स के अगर हार्डली 1% है दुनिया भर में, ऐसे ही है, वावेला बहुत मचाया जाता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी समवॉट हम देख रहे हैं कि अगर 26% के करीब है। अब इस कैलेंडर ईयर, इस बैंकिंग ईयर के पहले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो 2-4 चीज़ें। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की हम अक्सर बातें अरसे से प्रोग्राम करें 619 अरब रुपये, ये क्या एक इंडिकेशन दे रहा है कि इन द डेज टू कम प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग नहीं होगी, एसएमईज़ को लेंडिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद सपोर्ट करते रहे एसएमईज़ को? देखिए, आपने इतने सारे नुकात उठाए और इतने सारे सवाल उठाए। ईमानदारी से कहूँ, अगर मैं मुख्तसर भी जवाब दूँ ना तो फिर पूरे किसी और सवाल की गुंजाइश इस प्रोग्राम में नहीं होगी। ठीक नहीं होगी नहीं। देखिए, पहला अलमिया इस मुल्क में एप्टेमा वाले टेक्सटाइल की बात करते हैं, एक्सपोर्टर्स अपनी बात करते हैं, शुगर मिल वाले अपनी बात करते हैं, सीमेंट वाले अपनी करते हैं, ज़री शोबे वाले अपनी करते हैं, स्टॉक मार्केट अपनी करते हैं और गैर हकीकत पसंदाना होती हैं। और ये फिर उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जैसे पाकिस्तानी कौम जो है वो बेवकूफ़ है। ठीक है ना? तो ये कौमी अलमिया है कि अवाम की और मुल्क की मईशत की कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक। इन्हीं की बातों को अगर ये देखें, अवाम को, डिपॉजिटर को, जिसके पैसे पे ये ऐश कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया इन्होंने या पाकिस्तान को बनाया, ये है सवाल। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर आपसे अर्ज़ कर दूँ, अभी NPL पे भी आ जाऊँगा कि तमाम पाकिस्तानी कौम यानी जो मैटर करते हैं, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकनॉमिस्ट, बैंकर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग डिवीज़न, सब मुत्तफिक हैं कि बैंकिंग के शोबे ने बड़ी शानदार तरक्की की है निजकारी के बाद और इसको बुनियाद बनाया जा रहा है कि बाकी असासे भी भेज दें। प्लानिंग कमीशन भी कह रहा है, सब कुछ कह रहे हैं। ठीक है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। इसहाक डार साहब ने इस बजट में कहा कि हालिया बरसों में बैंकिंग के शोबे ने शानदार तरक्की की। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरे ख्याल में पूरा प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे कि वाकई क्या शानदार प्रोग्रेस है नहीं है
और इसी हवाले से नाज़रीन हमें इस टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने, प्रेसिडेंट है हाउस ऑफ प्रोफेशनल्स के। ज़िया साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया सर, यू वेलकम। ज़िया साहब, हमारे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मेरे उस्ताद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, इनसे मैंने बहुत सीखा है। अभी ये बात कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से इसाक डार साहब ने कहा कि जी शानदार परफॉर्मेंस। आपका ओवरऑल एनालिसिस क्या है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से? आपको मेरी आवाज़ आ रही है ज़िया साहब? जी 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 जी, क्या कहेंगे पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ। डॉक्टर साहब का एक एनालिसिस है और एक तजुर्बा है, जिस तरह ये देख रहे हैं ओवरऑल चीज इसी तरह ही है। लेकिन कंपैरेटिवली जब हम बात करते हैं बाकी सेक्टर्स के साथ, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड नजर आता है एज कम्पेयर टू टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर और बाकी सेक्टर्स के निस्बत। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, बैंकिंग को थोड़ा सा बेहतर रेट किया जाता है कि जी बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर बेहतर है, स्टेट बैंक की अपनी मॉनिटरिंग का बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर रेगुलेटर्स। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और बाकी ये है कि बैंकिंग सेक्टर के चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं और बैंकिंग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स की जरूरत है, बिल्कुल है। अभी मैं आपसे अगर बात करूं तो ज़री तरक्याती बैंक के मैं इस वक्त सर्व भी कर रहा हूं वहां पे एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो अभी उसमें स्पेशली मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक बड़ी सपोर्ट है कि इस बैंक को मतलब इसके ओरिजिनल जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे या इसके ओरिजिनल जो प्लान थे, इसमें अब जो वक्त के साथ साथ जो अब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उस तरफ मूव किया जाए। तो उसके लिए सपोर्ट तो गवर्नमेंट की इस वक्त बैंक को जो है वो बैंक की मैनेजमेंट को पूरी की जा रही है। एक पूरा कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग इसका किया जा रहा है। स्टेट बैंक के साथ जो भी इश्यूज थे या इन तरह के बैंकों के पास जो होता है कि गवर्नमेंट लोन्स जो है वो राइट ऑफ कर देती है, ऐलान कर देती है कि जी अब फ्लड आ गया, अब ये चीज होगी, तो वो चीजें जो है वो एक लंबे अरसे के साथ पेंडिंग चल रही थी और जमा होता जा रहा था। बहुत सारा डेट जो स्टेट बैंक और ZTBL का आपस में एक अरेंजमेंट था, तो वो तमाम चीजों को अब एक एमिकेबली एड्रेस किया जा रहा है और पूरी एक उसकी बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चर हो रही है। तो बहरहाल ये तो मैं एक बैंक के हवाले से बात करूं, लेकिन ओवरऑल जो है प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में कुछ बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छी भी है, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि इम्प्रूवमेंट की अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मौजूद है कि जिसमें जाना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट ज़िया साहब वो ये कि अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू की बात करें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आई है जनवरी फरवरी मार्च की, तो उसमें जो एक मुझे अहम चीज़ नजर आ रही वो ये कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स 619 अरब रुपए के। इससे क्या ये जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को कर्जे नहीं देगा, खास तौर पे वर्किंग कैपिटल के हवाले से अगर हम बात करें तो? सर देखें, बैंकिंग के अंदर आपको पता है कि इश्यूज तो हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के इश्यूज हैं, फिर आपके तमाम लिटिगेशन के इश्यूज हैं, ठीक है, और फिर लिटिगेशन के चीजें जो सब पेंडिंग चल रही होती हैं। तो ये देखें सब आपस में लिंक हो रही हैं, ठीक है। अगर आपका सिस्टम जितना बेहतर होगा, आपको लॉ का और तमाम बैंकिंग कोर्ट्स का, तो उतनी बेहतरी आएगी बैंकिंग की रिकवरीज के अंदर, ठीक है। अब जो नॉन परफॉर्मिंग लोन है इसमें सेवरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। आपका एक ओवरऑल पूरा इकोनॉमी का सर्कल है जिसमें आपकी एनर्जी की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपके आप देखेंगे टैक्सेशन का सिस्टम है। अच्छा, अब जब आप हैविली और टैक्सेशन के सिस्टम के पीछे आप 30-32 एजेंसियां लगा देते हैं लोगों के पीछे, अच्छा लोगों को एनर्जी की शॉर्टेज आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी रीच से बाहर चली जाती है, तो अल्टीमेटली उसका जो सफर करता है वो यही है कि जो उसने लोन लिया हुआ है, ठीक है, और जिस जो वर्किंग कैपिटल के लिए वो अपना चला रहा है, एक सर्कल चला रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चला रहा है, या अपना लोकल उसका एक सर्कल चल रहा है लोकल ट्रेड का, तो अल्टीमेटली इफेक्ट होता है। और तमाम रीपेमेंट्स और जो लोन की वो तमाम एक ये सर्कल है ना कि दिस इज ए सर्कल कि एक चीज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आपकी मेजर कॉस्ट जो है वो दैट इज योर यूटिलिटीज कॉस्ट, फिर देन द टैक्सेशन सिस्टम।
ठीक है। अच्छा, अब ये चीजों ने आपके पूरे सेक्टर्स को इफेक्ट किया है, और बैंकिंग का तो देखिए हर एक सेक्टर के साथ देखिए मेजॉरिटी आपकी टेक्सटाइल है या आपका कोई दूसरा बड़े 4 सेक्टर्स हैं, तो अगर वो इफेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ जितनी भी फाइनेंसिंग हुई है, बैंक्स का जितना भी सिस्टम चला, तो वो इफेक्ट होगा। और बैंक्स को देखिए कोई भी जानबूझकर मैं नहीं समझता कि लोग करते हैं। अब वो रेशो बहुत थोड़ी होती जा रही है कि पहले बड़ा मिसयूज किया गया बैंक के सिस्टम्स को। अब तो कुछ एक तो टेक्नोलॉजी के आने के साथ, फिर दूसरा स्टेट बैंक की जो मॉनिटरिंग है और तमाम लिंक जो कर दिया गया है, आपकी तमाम प्रोफाइल जो निकल आती है कि आपके क्या क्या लोन्स चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो उससे चीजें बहुत इम्प्रूव हुई हैं, उससे कंट्रोल थोड़ा बेहतर हुआ है। एंड सेंजाल मुस्तफा साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इसी हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहिएगा कि अब इन द डेज टू कम हम क्या देखेंगे कि इस वक्त अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने जो सरमायाकारी की हुई है तकरीबन 7.4 ट्रिलियन रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादातर तो PIBs में, अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? फिर मैं पहले आपसे एक बात बता दूँ जी जी, क्योंकि ज़री तरक्याती बैंक क्या हुआ, तो ज़री तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की तारीख में पहला गोल्ड मेडल मुझे मिला था। Wonderful. आई एम द फर्स्ट पर्सन। And you deserve lots of gold medals. मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी जो नॉलेज है, हाँ, लेकिन वो आपका जो एनालिसिस है माशाल्लाह, लेकिन आप इस मुल्क के लिए असासा है। मैं आपको बताऊँ कि प्रोग्राम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कह दूँ कि आप इस मुल्क के लिए असासा हैं। अगर कोई नहीं पहचान रहा तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। चलिए, आपने पहचान लिया, हम बात करते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बात करूँ अब स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि वो फिर बात फैल जाती है। पहली बात ये थी कि देखिए मैं कराया हूँ जो इशू किया है, स्टॉक एक्सचेंज में पिछले 10 वर्षों में 25% रिटर्न दिए पर एनम। गोल्ड में अगर आप लगाते 15%, अगर आप नेशनल सेविंग्स में लगाते 11%, ये हुकूमत के हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के बिल्स में लगाते इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में 11%, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में 10%, बैंक्स 5%। तो ये तो एक दास्तान है, नंबर 1। दूसरी बात की आपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की। अब मैं आप बताऊं 2008 में हमारी जो नहीं ये तो हुकूमत का है ना, नहीं ये जो बेसिकली आपने बात की ना, अब इससे हम क्या समझें कि अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें, अगर 20% से ज़्यादा का रिटर्न मुझे पिछले 20 साल में ऑन एवरेज मिल रहा है, इसमें 2005-2008 के जो भी क्राइसिस थे वो भी थे, मार्केट 110 दिन बंद रही वो भी थे, उसके बावजूद अगर अच्छे रिटर्न हैं, तो मैं इससे क्या समझूँ? सट्टेबाजी। अच्छा, मैं बैंकिंग पे आ जाते हैं ना अभी, तो मैंने ऐसा कहना, अब चूंकि बैंकिंग पे रखे जाते हैं वरना टाइम खत्म हो जाए। ठीक है, देखिए मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं। पहली बात ये कि ये जो 3 महीने गुजरे हैं, जी जी, इसमें आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, बैंकों के जो एडवांसेस हैं उसमें 34 अरब रुपए की कमी हुई एडवांसेस में, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 540 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसका 90% जो है वो बजट खसारे के लिए गया। यानी बजट खसारे का मतलब ये कि अगर आप टैक्स की चोरी रोके ना, हम आपका खर्च पूरा कर देते हैं, और अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो स्टेट बैंक कम शरह सूद पे हमें देगा, हम आपको ज़्यादा शरह सूद पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो गवर्नमेंट का बजट खसारे का मसला हल हो जाएगा, टैक्सों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, और यहाँ से हम कर देंगे। अब अभी आपने एक फ़िगर दी कि देखिए जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो हैं कि 4782 अरब रुपए के कर्ज़े हैं, और जो है वो 7421 अरब रुपए के इन्वेस्टमेंट है। कभी आपने सोचा अगर ये उल्टा होता और ये 2,500-3 हज़ार अरब रुपए निजी शूबे को गए होते तो मईशत की ग्रोथ रेट क्या होती, एम्प्लॉयमेंट क्या होती, बरामदात क्या होती? और कभी आपने ये सोचा कि अगर वाकई इतने कर्जे होते तो ये जो आप 600 अरब के बैड डेट्स बता रहे हैं, ये तो आपने दिए नहीं है 2008 के बाद से, तो ये तो फिर 1000 अरब होते। ये है परफॉर्मेंस। मैं आपको बताऊं, फिगर्स दे रहा हूं, मैं आपको बता, देखिए नॉन परफॉर्मिंग लोन थे 250 अरब, सॉरी 359 अरब थे 2008 में, ठीक 360 अरब समझ लें। आज आपके हो गए 619 अरब। तो ये जो 300 अरब के कर्जे कब बढ़े हैं, जबकि आपने कर्जे निजी शोबे को बहुत कम दिए हैं। अगर उसी रेट से देते जैसे पहले दे रहे होते तो ये तो 1000 अरब होते। तो ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम, पहला नुक्ता। और ये फिगर्स मेरी नहीं है, जितनी फिगर्स मैं दूंगा ये हुकूमती स्टेट बैंक की है, पहली एक बात। दूसरे ये कि प्रॉफिट में अगर आप देखें तो 63 बिलियन का प्रॉफिट था 2008 में, ठीक तो तमाम बैंकों का। अभी कितना हो गया? हालांकि उस बैंक कितने थे? 40 से ज़्यादा थे। चले वो बैंक तो वही रहे ना, मर्ज हो गए। नहीं, उसमें वो भी थे ना, इंटरनेशनल बैंक्स भी थे ना, लेकिन इस देखें वो कहीं नहीं चले गए ना, उनके डिपॉजिट देखे ना, वो बाहर तो वो एक बैंक मर्ज हुआ चला गया, वो तो इन बैंकों में आ गया है ना। तो मैं इसको इस तरह से लेके चल रहा हूँ कि ये जो आपका प्रॉफिट प्री टैक्स 63 से 329 अरब का आ गया, तो ये जो आपका राइज हुआ, तो इसमें ये देखें कि आपके जो प्रोविजंस है ना उसमें 264 अरब का राइज हुआ है।
क्या मतलब है, अगर ये अंधाधुंध प्रोविजंस नहीं होती तो ये प्रॉफिट पर इससे कहीं ज़्यादा होता। तो वो मैंने प्रॉफिट निकाला है कि ये जो राइज हुआ है ना 266 अरब का। एक बात, ये जो प्रोविजंस दी जाती है ये क्या मैनेजमेंट की नाअहली होती है? करप्शन। अरे ये मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक की रिपोर्टें, ओम्बड्समैन की रिपोर्टें, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये कर्जे दिए गए फॉर रॉन्गफुल पर्सनल गेंस, पॉलिटिकल प्रेशर एंड देवर एबिनिशियो रेगुलर। वो पहले दिन से कर्जे थे ही नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक कहता है ये तो कर्जे हैं ही नहीं, ये तो इस नियत से दिए गए थे कि इसको वापस ही नहीं लेना, इसको माफ़ कर दिया जाएगा। मेरी बात गवर्नर स्टेट बैंक कह रहा है याकूब। तो अब मैं जो दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि 63 अरब से ये जो आपका मुनाफा 329 अरब हो गया, ये क्यों हुआ कि उस वक्त आपने दिया था 7% खातेदारों को, करोड़ों को। आज 4.25% है आज का रेट, एक तो याद रखें। दूसरे कि ये जो राइज हुआ है इसमें अगर आप प्रोविजन देख लें तो 630 अरब का राइज है। ये सोचने की बात है। फिर आप अगर पिछला छोड़ दें जी, इस हुकूमत का दौर आदमी, तो मैंने 2013 से कंपेयर किया। 2013 में 162 अरब का प्रॉफिट था प्री टैक्स, अब 329 अरब का है। तो ये जो आपका इजाफा हो गया, ये इसमें आप वो 46 अरब वो भी बोले जो प्रोविजन के हैं, तो 300-350 अरब इनका भी है। तो ये अगर परफॉर्मेंस बेहतर हुई है तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट की पर हुई, बरामदात आपकी गिरी, इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, बेरोज़गारी आपकी बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट पर है। तो फिर आप तो अगर पूरी कौम टैक्स देना छोड़ दे तो शायद खुशहाली भी आ जाएगी। अगर ज़री शोबा देखें ना, कोई भी टैक्स ना दे। देखिए बात ये थी कि आप ये देखें कि बैंकिंग का काम क्या है, डिपॉजिट लें, उसको सनत तिजारत ज़रात के लिए कर्जे दें, बरामदात के लिए दें, खासतौर पे प्राइवेट निजी शोबा फोकस दे देना। तो जब उसका बीच का मुनाफा अपना ले लें, कुछ खर्चा करें, कुछ प्रोविजंस कर लें। और स्टेट बैंक की जिम्मेदारी थी कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं, इसको पॉलिसियाँ बनाए और फिर उसको मॉनिटर करें। अब स्टेट बैंक ने कहा जी आप कर्जा देना चाह रहे हैं हुकूमत को, आपके पास पैसे नहीं है, मुझसे ले लो। तो वो तो फिर चिमट गए इनके साथ। तो एक कोलूजन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, स्टेट बैंक में, कमर्शियल बैंक्स में, जो कि फॉरेनर्स की मिल्कियत है। अब आप देखिए इसाक डार साहब आपके मतलब ये कि वज़ीर ख़जाना इस्टेब्लिश्ड हैं, पहली दफ़ा तो नहीं आए ना। उन्होंने दिया था एफिडेविट, सॉरी एग्रीमेंट किया था, लेटर ऑफ इंटेंट, वो था 98 में जब पहले थे। उन्होंने कहा देखो हमारा नेशनल सेविंग्स रेट 12 है, डोमेस्टिक सेविंग्स रेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, 98 में डार साहब ने लिख के दिया था कि डोमेस्टिक रेट जो 12% है बचतों का, तो कायदे आज़म भी बहुत कहते थे बचत बढ़ाओ, ये बहुत कम है। अब हम इसको अगले 3 वर्षों में ले जाएंगे 16 तक। अब 12 को कम कह रहे थे, आज पता कितना है? 8%। डोमेस्टिक डेट्स, डोमेस्टिक बचत है, नेशनल सेविंग्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, नेशनल सेविंग तो रेमिटेंस से बढ़ जाती है। आप डोमेस्टिक सेविंग्स जीडीपी रेशियो एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखिए नेशनल सेविंग थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए कि वो रेमिटेंसेज आ रही हैं। हम डोमेस्टिक ऑपरेशन से जो हो रहा है तो उन्होंने मैं आपको दोबारा डोमेस्टिक सेविंग अगर 8% है और फिर सेविंग टू जीडीपी रेशियो कोई हार्डली 13 से 14%, इससे ज़्यादा नहीं होगा, जैसे 14 की हार्डली। हाँ, लेकिन उसमें रेमिटेंसेज आ रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 12 को उन्होंने कम कहा था और कहा था हम 16 तक ले जाएंगे, और आज 8 है। आज 8 है और आप फखरिया कह रहे हैं जी बहुत अच्छा है, तो वो तो इसी वजह से है। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि हक़ाइक़ को समझें। अगर इन 3 वर्षों में आपको मैं अगर ये बता दूं कि 3 वर्षों में आज जो फिगर क्या है कि आपके जो 13 से 16 तक जो राइज हुआ है 672 अरब रुपए के कर्जे बढ़े और 3108 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो फिर मैं टैक्स की चोरी क्यों रोकूं भाई? फिर तो आप कहें जी बस विदहोल्डिंग टैक्स लगा दें। फिर आपने कहा विदहोल्डिंग टैक्स हमने वसूल किया। अरे भाई विदहोल्डिंग टैक्स तो आप क्यों वसूल किया आपने? आप उनको बता दें हम तो कलेक्टिंग एजेंट हैं, हम इसलिए कि अब उनका डिपॉजिट में इंटरेस्ट खत्म हो गया बैंकों का। अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सर्विस प्रोवाइड करने में, कंप्यूटराइज है हर चीज़। बैंक का मैनेजर तो चेकबुक भी इशू नहीं कर सकता। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप डोमेस्टिक सेविंग्स को डिस्करेज कर रहे हैं, अगर आप बचतें नहीं कर रहे, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर को कर्जे नहीं दे रहे, डेंजरस। अगर आप सेविंग पे नहीं जा रहे, आपको मैंने फिगर दी 12 से 8 पर आ गई, टारगेट 16% का था। इंडिया में नेशनल सेविंग्स की चूँकि आपकी तवज्जो थी तो वहाँ 32% है, हम 15-14% पर बैठे हैं। तो जब आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो कर्जे लेंगे, तो फिर कर्जों पे फिर फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लॉ को आप वायलेट करेंगे। एक चीज़। दूसरे मैं आपको एक बता दूँ, ये सारा बिजनेस ट्रस्ट का है, बैंकिंग का। आपको पता है 2 हफ्ते पहले स्टेट बैंक ने क्या सर्कुलर इशू किया? उनका सर्कुलर आप देख लीजिए, वेबसाइट पे पड़ा है कि जी बैंकों से जो रेमिटेंस आई 1000 की, तो उन्होंने उसके 10 टुकड़े कर लिए। एक रेमिटेंस आई और 10 पे कमीशन ले लिया। तो उन्होंने कहा जी अब मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं करता, अब एक दिन में एक नाम से कितने भी आए कमीशन 1 मिलेगा। तो ये जो 5 अरब रुपए इन्होंने स्टेट बैंक को लूटा, तो क्या स्टेट बैंक को पता नहीं था?
आप ही देखिए, एक रेमिटेंस आती है 1000 की फरीद के नाम से, वो कहते हैं जी 10 आएंगे एक दिन में, और उस पर 10 पे स्टेट बैंक से कमीशन ले लिया, तो स्टेट बैंक को सर्कुलर इश्यू करना पड़ा। एक अभी हुआ है 5 अरब का। अब ये बताएं, इसमें हमें लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए नाअहली, इनकॉम्पिटेंस। क्यों? इसलिए कि देखिए, पहली बात तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ें होती रही हैं कि एक को 10 करके नाहरी कहाँ से हो गई? ये तो करप्शन है ना सीधे सीधे। भाई आपके पास एक रेमिटेंस आई, आपने उसको कहा मैनेजर हेड ऑफिस वाले ने कि इसको 10 रिपोर्ट करो और स्टेट बैंक से 10 क्लेम करो। कहने का मकसद है कि ये जानबूझ के सेंट्रल बैंक ने किया या नाअहली है? मिले हुए, जानबूझ के किया, मिले हुए हैं आपस में, बिल्कुल हिस्सा मिलता है कि आप भी खाओ मैं भी खाऊं। नहीं, जो जिसके थ्रू आता है नहीं, जो मनी चेंजर के थ्रू आता है उसका भी हिस्सा है, इनका भी हिस्सा है, इनका भी हिस्सा है। वरना वो 5 अरब वसूल क्यों नहीं किया, मुझे आप बता दें। जब स्टेट 5 अरब की फिगर आपने दे दी तो वो उसको जुर्माने के साथ ले लेते, हिस्सा बांटा हुआ है। तो अब मैंने इसीलिए कहा चिमट गए आपस में, ये समझने की ज़रूरत है। दुनिया में मुझे कोई एक बैंक दिखा दे, मैंने यूरोप में भी बैंकिंग की है, जहाँ ऐसे प्रॉफिट बढ़ा हो। आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमारे 617 के बैड डेट्स हैं, वो भाई इसलिए हैं कि आपने पिछले 2008 के बाद से कर्जे नहीं दिए हुए, आपने गवर्नमेंट को दिए हुए। अगर ये गवर्नमेंट को 7000 के कर्जे नहीं होते, ये 3000 के होते, तो ये बैड डेट्स कितने होते? आपको एक और फिगर दूँ 2008 की। 2008 से पहले जब ये बदमाशी शुरू हुई, लूटमार, तो फिगर्स हैं 3173 अरब के एडवांसेस थे और 1087 अरब की इन्वेस्टमेंट थी, यानी एडवांसेस 3 गुना ज़्यादा थे। आज उल्टा हो गया, तो ये कैसे हो सकता भाई? दैट इज़ द पॉइंट। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये करप्शन है, सबको पता है। अगर ऐसा है तो जो हमारे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी आंखें बंद हैं, कब खुलेंगी उनकी आंखें? हम सबको पता है ये एक बराह रास्त प्रोग्राम हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि अब सेंट्रल बैंक ने अपना एक सर्कुलर भी वेबसाइट पे इशू कर दिया, और अगर इस तरह की चीज़ होती रही है तो क्या हमने इसको नोट नहीं किया? बात करेंगे इसी पे, वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कि रवां कैलेंडर ईयर में, रवां बैंकिंग ईयर में अभी जो पहले 3 महीने की हमारे पास रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं 619 अरब रुपए के, इस हवाले से क्या होगा डॉक्टर साहब? ये 619 अरब रुपए हैं, ये वापस आएंगे या इनकी भी फिर प्रोविज़न वगैरह के बारे में सोचा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का कहना ये है कि इसमें से 500 अरब रुपए से ज़्यादा ना वापस आएंगे ना लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा। मेरे जुमला दे, ना आएंगे ना लेने की कोशिश करेंगे। मगर एक काम उन्होंने कर लिया है, जो आप इनकी स्टेट बैंक की किताबें देखें उसमें ये लिखा कि 517 अरब रुपया, 517 अरब रुपया जो खातेदारों को जाना चाहिए था मुनाफे का, वो उनको देने के बजाय इन्होंने एक हेड में डाल दिया, उसका नाम है प्रोविजंस। तो 619 अरब के अगेंस्ट 519 अरब रुपए उन्होंने अलग करके रख दिए हैं, इसीलिए खातेदार को 4.25% दे रहे हैं, करोड़ों को। बात ही मुक गई ना। हाँ, और उसमें क्या दिया कि लॉस है ये, नहीं उन्होंने इसको लॉस कैटेगरी में दिखाया 500 अरब का। तो मुझे बताइए कि ये जो मैंने आपको बताया कि इतना मुनाफा बढ़ा लिया, 500 अरब के आपके ये अभी बैड डेट्स अंडर द कारपेट हैं, और उसमें लिखा हुआ कि एनपीएल हमारे 102 अरब हैं जो कि 517 अरब हमने रख दिए हैं। तो ये करप्टरगी है जिसको वो शानदार कह रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि पार्लियामेंट में बातें ये पेश होती हैं, सूबाई असम्बली वाले देखते हैं, जो सो कॉल्ड माहिरीन सियासी पार्टियों में मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स हैं। 20 करोड़ की आबादी में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये क्या ड्रामा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, एक इंसान कुछ कर सकता है। मैंने ख़त लिखे, आर्टिकल लिखे, टीवी पे कहा, मैंने जाके शरीयत कोर्ट में केस कर दिया कि सब गलत हो रहा है। वो 2008 से अभी तक वहीं चल रहा है। आपको एक और बात बताऊँ, एक सर्कुलर सिर्फ 8 साल हुए हैं, अभी तो 8 साल हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया कि ये जो कर्जे माफ़ हो रहे हैं जिस सर्कुलर के तहत, ये गैर कानूनी है, ये पार्टनरशिप एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो मैंने किताब लिखी है दहशतगर्दी, सियासत और मईशत, उसमें वो ख़त लगा दिया कि ये चीफ जस्टिस को गया है। चीफ जस्टिस साहब ने 2009 में कहा कि हम इस सर्कुलर को एग्जामिन करेंगे, पर बाद में कहा कि देखो कोई आदमी इसको चैलेंज इसलिए नहीं कर रहा कि इससे ताकतवर लोगों ने फ़ायदा उठाया है। एक सर्कुलर है, ताकतवर लोगों ने फ़ायदा उठाया है, इसलिए कि उसमें से 90% कर्जे बड़े लोगों के थे, माफ़ किए गए थे, ताकतवर लोगों के, हुक्मरानों के।
यानी आम आदमी अपना पैसा बैंक पे रखता है और उसको रिटर्न आपके ख्याल में नहीं मिलता? मेरे ख्याल से नहीं, 4.25% तो हाँ, जो आप कह रहे हैं कि 4.25% नहीं मिल रहा और बेसिकली वो पैसा खर्च हो रहा है उन ताकतवर लोगों पे जिनको कर्जे देके फिर माफ कर लिया जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, उसकी एक मेरे ख्याल है 19 दर्जन हियरिंग हो गई, उसमें तो हियरिंग है ही नहीं हुई। भाई सर्कुलर है, पार्टनरशिप एक्ट के खिलाफ है, वो 2009 से अब तक सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा है। अब उससे क्या हुआ कि कम से कम 1 अरब रुपए रोज़ का नुकसान हो रहा है तमाम केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट और शरीयत कोर्ट में पड़े हैं इकनॉमी के। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन अपॉइंट कर दिया ये कर्ज़ों की माफ़ी का। उनको पता ही नहीं था कि यह है क्या, तो उन्होंने बहुत इस सर्कुलर पर भी एतराज़ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उनको बैंकिंग आती नहीं थी। उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट 2011 में दे दी कि ये कुछ गलतियाँ तो हुई हैं, पर बैंक वाले हमें नहीं बता रहे। अरे भाई ऑडिट रिपोर्ट देखो, सब लिखा हुआ है। उनको पता ही नहीं था बेचारों को। वो रिपोर्ट भी 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में डंप पड़ी है। तो अब सवाल ये है कि कौन करेगा इस, अगर आपके इदारे सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो गया, आवाम को आपने आगाही नहीं दी, तो ये जो खेल हो रहा है तो इसकी कीमत कौन आगे चल के अदा करेगा? ये बताइए डॉक्टर साहब कि अभी आपके इल्म में भी है कि पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने कहा है कि बजट तो पेश हो गया, बड़ा अच्छा बजट है, ज़रूरी शबे पे भी तवज्जो दी गई है, बरामदात पे भी दी गई है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। बैंकिंग सेक्टर ने 121 अरब रुपए के टैक्स दिए 2015 में, 105 अरब रुपए कहाँ से दिए? हाँ व्हाटएवर। नहीं, अब देखिए, अभी आपने खुद बताया कि 25%, देखिए आप खुद ही हर चीज़ बताते हैं, फिर मुझसे आपने ये कहा 25% रिटर्न दी ना इन्होंने, ये टैक्स देने के बाद ही दी। तो सवाल ये 5.8%। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से इन्होंने रिटर्न दी थी 2008 में 11%, आज 11 से 25 में आ गए, और चाहते क्या हो भाई? देखिए इनका अभी आपने देखा है कि वो वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि जी इनकी कैपिटल डिपॉजिट रेशो बहुत बढ़ गई है और ये बहुत शानदार है, बिल्कुल शानदार है। वो बड़ी कहाँ से, अपनी जेब से लाएं या मुनाफा ट्रांसफ़र कर दिया? देखिए समझने की ज़रूरत है ना। आपने मुनाफा, डिपॉजिटर का पैसा रोका, उस पैसे से आपने खुद भी खाया और कर्जे भी माफ़ किए, और आपने उससे अपना कैपिटल बढ़ा लिया, उस पर भी रिटर्न आपकी मिल रही, आपके तो मज़े आ गए। तो ये जो सुपर टैक्स की बात हो जी, दूसरे जो टैक्स पेयर हैं उन पे 3%, लेकिन बैंकिंग सेक्टर पे ये वन टाइम की बात करते हैं हम, इम्पोजिशन 4%। हाँ, क्या कहेंगे? 70% लगा। अगर आप मुझसे पूछें ना, मैं ये मजाक किया, मैंने तब मारा है, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं तो ये कहूँगा, और आपको चाहिए कि इस पर बात करें कि स्टेट बैंक एक सर्कुलर इशू करे कि देखें भाई ये खाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, ठीक है, ये कानून लॉ है, पाकिस्तान का लॉ है, मेरा तो नहीं है ना। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, आपने डिपॉजिटर के साथ जो मुआहदा किया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का किया है। अगर आपका मुनाफा बढ़ता है और रिटर्न कम होती है तो स्टेट बैंक इसको इजाज़त नहीं देगा, और हम आपको बैकडेट से रिकवरी करा के दिखाएंगे। आपका मुनाफा अगर बढ़ता है, इक्विटी के लिहाज से परसेंटेज बढ़ती है, आपको मुनाफा देना पड़ेगा। हुआ क्या था, जब ये निज़ाम आया था तो एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसमें कैलकुलेट करके दिखाया था 5 पेज तक कि इस तरह से मुनाफा बनाया जाएगा, इस तरह डिपॉजिटर को दिया जाएगा। कुछ अरसे बाद स्टेट बैंक ने कहा जी आप खुद कर लें, इसको कैंसिल कर दिया। यू डिसाइड योर ओन। कब की बात है? ये जो सर्कुलर इशू हुआ है समवेयर अबाउट 98, जबकि बाद से लूटमार शुरू हुई। तो जब आपने एक 5 पेज का सर्कुलर में फार्मूला बताया था कि डिपॉजिट इतने, उस पर इतना वेटेज है, इतना ही, पूरा 5 पेज मिसालें बना के दी, और कहा कि एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा, ये करेक्ट है, सब खत्म हो गया, करेक्टनेस का सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा वो। और जब स्टेट बैंक ने ये सर्कुलर दिया कि आप खुद डिसाइड कर लें, और 1 साल में 0.3% मुनाफा दिया गया, 0.4% मुनाफा दिया गया जब इस मुल्क में, तो स्टेट बैंक सो रहा था क्या? मैं एक सवाल, PLS इज अ क्वेश्चन, क्या कर रहा था स्टेट बैंक? वेर इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत क्या है? आज 4.25% आप दे रहे हैं, 329 अरब का आपका प्री टैक्स प्रॉफिट है, तो आप किस खुशी में 4.25 दे रहे हैं? जब मुझे अभी तक याद है 2001 में जब 7 अरब का मुनाफा था, 7 का, तो आपने 6.5% दिया था। तो 329 अरब लेके आप 4.25 दे रहे हैं, ये कौन सा कानून है? ये बताएं डॉक्टर साहब कि वैसे क्या कोई कानून है, क्या कोई मैकेनिज्म है, कोई प्रोसेस है दुनिया भर में कि जी बैंकिंग सेक्टर एसेट्स के इतने % प्रॉफिट हो तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में कोई गड़बड़ है? उसको मैं समझता हूँ ज़्यादा रियलिस्टिक है, आप इक्विटी से निकालें।
नहीं, एसेट्स में तो डिपॉजिट सब कुछ आ जाते हैं। जो आप ये देखिए कि आपने जो पैसा लगाया है, अगर इक्विटी से देखें फिर रिटर्न ऑन इक्विटी तो फिर बहुत ज़्यादा है। वहीं तो रो रहा हूँ मैं कि आप एसेट्स को छोड़ दीजिए ना। देखिए एसेट्स में तो आपके बैड डेट सब कुछ आ गया ना। आपने जो पैसा इसमें लगाया है उससे अगर मैं 21% या 25% मुनाफा कमा रहा हूँ तो उसको 3.25 क्यों दे रहा हूँ? कोई इंसाफ तो करो ना। जब आपने जब आपको मैंने बताया ना कि पहले 11.4% रिटर्न थी 2008 में, तो उस वक्त तो आपने 6 दिया था। तो मेरा कहना ये प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग जो है ये तो कानून है ना मुल्क का। तो ये जो आप ईयर बाय ईयर तोड़ रहे हैं और स्टेट बैंक कहता है जी डिटरमिन योर ओन रेट, और पहले ये था कि आप कैलकुलेट करें, हमें भेजें, हम चेक करेंगे, फिर आप रिटर्न डिक्लेयर करेंगे। अब वो फ्यूडल कल्चर में सब खत्म हो गया। इसमें मैंने खुद स्टेट बैंक की रिपोर्ट में देखा है कि ये तो पीएलएस कैसे हो गया भाई, जब आप ये पीएलएस है ही नहीं। आप तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट से आपने कभी मुनाफा देखा है? ऐड जब आएगा तो उसमें लिखा होता है जुलाई से 30 सितंबर तक ये, उस दिन से इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया मॉनेटरी पॉलिसी में, तो हमारा ये रेट चेंज, वो पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट मॉनेटरी पॉलिसी के डिस्काउंट रेट से कनेक्टेड है, बैंक रेट से। फ्लोटिंग है नहीं, बैंक रेट के साथ कनेक्टेड है ना, फ्लोट बीच में नहीं है। हाँ, ठीक। तो आपने जब बैंक रेट के साथ कनेक्ट कर दिया तो पीएलएस कहाँ रहा? तो अगर ये पीएलएस नहीं है तो स्टेट बैंक क्या कर रहा है, क्यों इजाज़त दे रहा है? तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि इसमें क्या अब हम ये समझें कि सेंट्रल बैंक की जो ऑटोनॉमी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है ही नहीं। ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो आ रही है क्या है? कभी इससे पहले आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे दिखा दें, होता था डिस्काउंट रेट 6 से 6.5 या 7, ये 0.25 कैसे हुआ? इसलिए जस्टिफाई नहीं हो रहा था। 13,000 अरब के कर्जे हैं हुकूमत के, उसको सब फ़ायदा पहुँचाया आपने बेवाओं यतीमों को तबाह कर दिया। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप इस मुल्क में जो करोड़ों खातेदार हैं उनके रेट गिरा रहे हैं। नेशनल सेविंग्स में जो बहबूद की, अभी आप किसी से बात कर रहे थे, बहबूद में बेवाएँ हैं, यतीम हैं, पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, उनकी शरह गिरा रहे हैं। किसी ज़माने में वो 14% मिलता था, वो उस पर 8-9 पे ले आए आप। तो क्या हो रहा है? एक दिन मैंने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद एक साहब से मुलाकात हुई, कहने कि मैं रिटायर्ड हूँ और मेरी बहन भी कोई 60 साल से ज़्यादा की उम्र की हैं। हम जब जाते हैं पैसे लेने के लिए, और जैसे ही पैसे सेविंग के हवाले से बात करूँ, नेशनल सेविंग स्कीम, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो लोग खड़े होते हैं और उनको पता है कि उन्होंने यहाँ से कितने पैसे निकाले हैं और पैसे छीन के ले जाते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी की हैं। तो इस हवाले से ज़रा जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ कि हम वैसे ही रिटायर्ड लोग हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, नेशनल सेविंग में हमने पैसा रखा हुआ है, हम पैसा वहाँ से जब निकालते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं तो मैंने कहा इसमें एनएसएस का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें तो सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का बेसिकली मामला आता है। मैं इस हवाले से क्या, तो मैंने कहा कि थोड़ी आवाज़ ज़रा हमारी उन तक पहुँचा दें कि हम रिटायर्ड लोग हैं बड़े मुश्किल हालात में, और रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए कंपैरेटिवली, क्या हाल होना चाहिए? नहीं देखिए, बात आपने बिल्कुल खुद ही जवाब दे दिया कि रेट्स को तो उससे अलग करें बिल्कुल, जो मारूजी हालात हैं, और उनके साथ तो आप वही रखें ना जो 13-14% था, ताकि उनकी ज़िंदगी गुजरे। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत संगीन मसला है आज तो, और आपको पता है कि कौमी रो रही है जो कुछ हो रहा है, और एक पर सवालिया निशान उठ रहा है। मलिया लोदी ने भी कल अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि जी अफ़गानिस्तान के मसले का हल ताकत से नहीं है, तो आपके मसले का हल ताकत से है। हमने इस मसले को हल करना में, जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का या दहशतगर्दी का मसला है, इसको ताकत का से कर रहे हैं। इसको जब तक आप फाइनेंशियल टेररिज्म ख़त्म नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज़म ख़त्म नहीं करेंगे, उसका ताल्लुक जो होगा, काला धन जिस मुल्क में है, मैं आपको बता दूं बड़े पैमाने पर, जिस मुल्क में मईशत दस्तावेज़ी नहीं है, वो अगर ये दावा करता है कि मैं दहशतगर्दी पर काबू पा लूँगा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए फैसिलिटेट हो रहे हैं वो। लेकिन जब उसको ख़त्म करेंगे तो ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये कहेंगे हैं दस्तावेजी, मेरी तो 70% दौलत ही वो है। कुछ दिन पहले ही मैं करेंसी इन सर्कुलेशन की फिगर देख रहा था। हॉरिबल। मैं तो डॉक्टर साहब बड़ा यकीन करें कि बड़ा डिसअपॉइंटेड भी हुआ कि जब पता भी है कि इतने अरब रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन है, मैं M2 ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि ब्रॉड मनी के हवाले से, कि ब्रॉड यानी CIC इतने % ऑफ M2 है, आपको पता भी है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं देखिए ना, कंट्रोल तो जब करें जबकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर वो आता हो। अभी अब मैं नेशनल सेविंग से सोच रहा था, देखिए नेशनल सेविंग के इदारे बहुत कम हैं, यहाँ वो लोग जाते हैं रिटायर्ड हैं, सब कुछ है, तो उनको सर्विस देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कितने कम है। मैंने यहाँ खड्डा मार्केट में जो नेशनल सेविंग है वो देखा है, बेचारे कोशिश करते हैं सर्विस करने की,
तो मैं ऐसे उनको कहता हूँ आपके तरीके कि आप ये क्यों नहीं करते कि बहबूद जितने हैं उसके मुनाफे बैंक को ट्रांसफ़र कर दें, और बैंक की ये जिम्मेदारी हो कि जब तक वो जिंदा है जब तक दें, वरना वापस कर दें। तो इसलिए कि ये इदारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर, मगर सवाल ये पैदा होता है वो वहाँ जाके बैठे, एक छोटा सा सेंटर है, बुजुर्ग आके बैठ गए, सब कुछ आके बैठ गए, वहाँ हो रहा है। तो आप इसको बैंक में ट्रांसफ़र करें, उसका अकाउंट हो, उसका प्रॉफिट वहाँ दे दें। तो हुकूमत को भी तो सोचना चाहिए, उनको भी फैसिलिटी दें। वहाँ तो कंप्यूटर इतने नहीं है जितने यहाँ पर हैं। तो लोगों के, गरीबों की, बुजुर्गों की, रिटायर्ड लोगों की किसको एहसास है ये तो बताइए। बिल्कुल। अब ये मैंने आपको खड्डा मार्केट की इसलिए दी कि यहाँ लोग रहते हैं वो जो पावर अपने ज़माने में ठीक ठाक थे, पैसा भी है, ओहदे भी थे, वो भी वहाँ उनकी बेवाएँ, उनकी बीवियाँ बैठी रहती हैं, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो ये ज़रा सी सोचने की ज़रूरत है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि आप उसको कहें कि मुनाफा बैंक के थ्रू भेज दें, उसके अकाउंट में। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि पहले 3 महीने अगर इस साल की बात करें तो अगर मैं फिक्स्ड की बात करूं और करंट की बात करूं तो उसमें तो समवॉट डिक्लाइन लग रही है, लेकिन सेविंग में कोई 3.5% की इंक्रीज है। जी क्या नहीं, देखिए आप ये देखिए, मैं तो इस तरह देखता हूँ 3.6% है। देखिए मैं तो आपको इस तरह देखता हूँ कि 20 आपके अरब डॉलर की रेमिटेंस आ गई है। बिल्कुल 2000 अरब रुपए आ गए ना, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं क्यों नहीं आ रहा? एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने अभी मनी सर्कुलेशन की बात की, जी जी, कहाँ ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं ना फिर वो। देखिए जब आप मुझे 3.25 देंगे, अब एक और आपको बात बता दूं, डॉलर डिपॉजिट 5 अरब डॉलर पड़े हैं, जिनमें से बेशतर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हैं, ठीक है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तान 5 अरब है। मेरे ख्याल से अगर उसको आप रेट बढ़ाएं तो ये 25 अरब हो जाएंगे। अब अभी आपको पता क्या हुआ है, वो ये कहते हैं उसको 0.3% इंटरेस्ट दे रहे हैं, 0.3% डॉलर डिपॉजिट में। तो बताइए बाहर से अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस से वो यहाँ डॉलर अकाउंट क्यों खोलेगा? नंबर 1। बिल्कुल ठीक। एक और आपको बताऊँ, आपको शॉकिंग होगा, उसने ये कहा जी मेरा सेविंग में पैसा पड़ा है, इसको 3 महीने में ट्रांसफ़र कर दें ताकि मैं इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जाए। उस पर 0.4% विथहोल्डिंग टैक्स लगा दिया, ट्रांसफ़र उसी बैंक में उसी नाम से, तो 0.6% डिस्करेज कर रहे हैं। डिस्करेज कर रहे हैं इसलिए ताकि कर्जे लेने पड़े। मुझे आप बताइए कि एक आदमी ने बाहर से पैसा भेजा हुआ है, उस पर आपने 0.6% काट लिया और इंटरेस्ट दिया 0.3, तो वो वहाँ से यहाँ क्यों लाए? बिल्कुल। तो मेरा अब भी ये कहना है कि इसको 4% करें 1 साल 2 साल के डिपॉजिट पर, तो वो आपको 20 अरब डॉलर मिल जाएं। IMF को खुदाबिश कहें, फिर दुबई जाना नहीं पड़ेगा बार बार, फिर मसला ये आ जाएगा, वहाँ जो कॉन्फ्रेंस होती है अच्छा, वहाँ और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़रा ये सोचें तो सही ना कि आपने डॉलर डिपॉजिट जाता है, लेकिन आपने देखा डॉलर आपके रिजर्व बढ़े हैं, ज़रा आप देखिए आपके डॉलर डिपॉजिट गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको तबाह कर रहे हैं। 0.6% डेबिट किया, 0.3% इंटरेस्ट दिया, तो उसका तो प्रिंसिपल अमाउंट गिर गया। तो क्या अस्सलाम वालेकुम हो नहीं आएगा आपके पाकिस्तान? तो मैं तो ये हैरान होता हूँ कि हमारी पॉलिसियों में इतनी वो है कि यानी हैंकी पैंकी करने में इतने लग गए कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। बैंकों को खड़ा होना चाहिए। बैंक एसोसिएशन ने जो ये आपने सुनाया, उनको ये कहना चाहिए था जी आप डॉलर डिपॉजिट के साथ आपने हमें क्यों तंग कर रहे हैं कि जी आप ये टैक्स भी काटें वो टैक्स भी काटें, वो तो भाग जाएंगे, तो आप वो गिर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि हमने देखे पिछले कैलेंडर ईयर में 105 अरब रुपए 105 अरब दिया, सिर्फ विथहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट करके दे दिया। तो आप कह दें, तो फिर आप वो कहेंगे जी हमने भी तो आपसे वो स्टेट बैंक से पैसे दिलवा के आपसे वो है ना, वो सिवाय आवाम के और मईशत के सब फ़ायदा उठा रहे हैं, और आवाम के लिए इस मुल्क में कोई नहीं रो रहा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। ये मैं आपको बता दूँ, आने वाले बरसों में खुदा ना खास्ता इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के ताकतवर लोगों को कीमत देनी पड़ेगी। जब खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो ये जो दौलत इज़्ज़त आप इकट्ठी कर रहे हैं वो कोई तो छीनेगा आपसे। उस दिन से डरें। आज बहुत हो गया, वज़ू कर लें, रमज़ान है, और वज़ू करके यानी इतनी, मैं ये नहीं कहता कि बहुत तीर मार लें। जो मगरिब में इंडिया में जो निज़ाम है कम से कम टैक्स का, इंडिया में जो बचतें हैं वही आप कर लें, कुछ मत करें। मैंने 32% वो है, 17% टैक्स है आपका। टैक्स जो है उसका 75% विथहोल्डिंग टैक्स है आपका। आपने पाकिस्तान शायद उन मुल्कों में आ गया जिन्होंने इनकम टैक्स ख़त्म ही कर दिया। इसमें इनकम टैक्स वो तो तनख्वाहदार ये 2-4 देते, बाकी तो विथहोल्डिंग टैक्स है। तो 75% जिस मुल्क में विथहोल्डिंग टैक्स होगा, मतलब ये टैक्स चोरी करो, रिटर्न्स भी फाइल मत करो, थोड़ी सी कीमत दे दो, बाकी जो है उनसे वसूल कर लेंगे GST से। 20 करोड़ आवाम से उनको नहीं छोड़ रहे हैं, उनके लिए कौन रो रहा है? और आज का आपका मीडिया इन मसाइल पे जिनमें से हमने गुफ्तगू की, विथहोल्डिंग टैक्स की कैटेगरीज कितनी हैं? जब हुकूमत आई थी तो 36 कैटेगरीज थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और अभी देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा है। तो सेंचुरी करा दे। मगर एक बात मैं कह रहा हूँ, जिन मसाइल का आपने शुरू में तस्करा किया, कुछ मैंने किया, क्या ये जो 1200-1300 टॉक शो साल महीने में होते हैं पाकिस्तान में,
उनमें से इन चीज़ों को कितना टाइम दिया जाता है, जितना टाइम TRO टर्म ऑफ रेफरेंस पे दिया, अगर इतना टैक्स पे देते मुल्क ठीक हो जाता। नहीं, वो मसला पता है क्या, अब जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना जी, ये हम करें मईशत पे, जी, अब ये प्रोग्राम हम अगर रात को 8 या 9 बजे या फिर 10 बजे या 11 बजे करें, जैसे कि प्राइम टाइम में आते हैं, तो इसका इम्पेक्ट आएगा। लेकिन हमारे लोग भी जो है ना वो बेसिकली 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 7 बजे वही चीज़ देखना चाह रहे हैं कि लोग लड़ते कैसे हैं आपस में। तो उसी में भी लड़ाए ना, देखिए ना, इसमें भी लेफ्ट विंग वाले हैं, राइट विंग वाले हैं, उनको भी लड़ाते हैं। बैंक वालों को बुला लें और जो कह रहे हैं रिटर्न कम मिला उनको लड़वाते हैं। मुझे बैकअप कह रहा हूँ मत लड़वाएं। लेकिन ये तो आप ये करें, जब आप बजट पे बात करते हैं 3 पॉलिटिशियंस को बुलाते हैं, वो जो कि इकोनॉमिक विंग से ताल्लुक नहीं रखते, और वो फिर आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम तरह से शुरू कर देते हैं। वो कोई नहीं कहता भाई बजट पे बात करो। मैंने एक चैनल पे देखा 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, बजट में जनाब एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अब सवाल ये है अब फिर कि ये जो मैंने आपको बताया रिटर्न नहीं दे रहे, ये सब को रहा कर्जे हक़, ये कितने मुल्क की पार्टियां जो हैं उनके इकोनॉमिक विंग्स ने या उनके प्रेस ने कितनों ने शोर मचाया। मतलब ये मसला नहीं है, मसला आपका ट्यूर है, मसला आपका पनामा जो पाकिस्तान में है लाखों करोड़ों, वो आपका मसला है। वहाँ भी ज़रूर है, लेकिन पहले 1500 अरब रुपए ये वसूल तो करके दिखा दो जो जायदादों में पनामा यहाँ है, वो नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेल नाज़रीन, अब तक ले इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।